जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इंडियन पॉलिटी के, वो जो है आज हम सभी करवाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 में बहुत ही आपके हेल्पफुल होंगे। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है अब हम लोग जो है ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन से आपको एक चीज का फायदा होगा कि किसी भी कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आज हम जो है क्वेश्चन करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जितने भी प्रस्तावना उद्देश्य से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। और जो है इससे आपको पता चलेगा कि आपकी अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है, और जो भी अभी तैयारी बाकी है वो ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी जब आप टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में बताना है। भारत के संविधान के उद्देशिका है संविधान का भाग किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, ये नहीं होगा। इसे बताना कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव ये भी नहीं है। ये जो है संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखते जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ऐसा भी नहीं है। यह जो है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उससे कोई विधिक प्रभाव नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंडित नेहरू ने उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को संविधान के प्रस्तावना को जो है मूल रूप में स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, आपने पढ़ा ही होगा, और जिससे यह सूचित होता है कि संविधान को भारतीय जनता ने बनाया है। संप्रभुता अंतिम रूप से भारत के लोगों में ही निहित है तथा उद्देश्य का महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। सर्वोच्च न्यायालय में बेरुआड़ी मामले 1960 में, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके प्रस्ताव पूरी व्याख्या करवा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो है बेरुआड़ी जो मामला था 1960 में, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन बाद में जब वो केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया तथा यह संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ध्यान रहे कि संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भी जोड़े गए हैं। प्रस्तावना उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रस्तावना को जो है न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों और व्यवस्थापिका के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है तथा विधि विरुद्ध या असंवैधानिक पाए जाने पर अवैध घोषित भी कर सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। फिर है आपका भारत का निर्वाचन नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है इसकी सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। ये आपका एकदम सही, जबकि केवल वो जो है आपका पहला ऑप्शन गलत है। तो इसका जो कौन सा सही है ये बताना है, तो केवल दो, बी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप ये है, अभी आपको बताया था कि जो है ये लागू नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको बोले ना कि संविधान का प्रस्तावना का जो आपका नेचर कैसा है, ये लीगल नेचर कैसा है, ये जो है लागू नहीं किया जा सकता, ये अपने आप लागू होती है। ठीक है, इसको न्यायालय में प्रवर्तित भी नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आपका एकदम सही है, ये तो प्रस्तावना का ही भाग है। प्रस्तावना में जो है ये उल्लिखित है, और इसमें जो है इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो है
ये दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, यह आपका सही है इसमें, ठीक है। फिर है आपका उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। फिर संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यह भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो राज्य का जो मुखिया होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, और इसमें जो है 2, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। दूसरा भी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2, 3। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी आपको बताया भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये जो है पारित हो गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अवतरण में, अब यहाँ पे इसके जो है संविधान की प्रस्तावना दी हुई है, एक बार देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के देखिए न्याय यहीं पे है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है, 2 प्रकार की समानता है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में एक्स एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक्स का क्या अर्थ है? ये जो है जिस दिन इसको अधिनियमित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ भी लग सकते हैं, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, एकदम मीडियम के हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है, ना तो जो बहुत सरल है ना तो बहुत कठिन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, ये बताना है आपको। आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें इसका उपबंध किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। इसमें जो है सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो सभी चारों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको प्रस्तावना में देखा है, ये सभी चारों शब्द आए थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अभी जब प्रस्तावना पढ़ रहे थे हम तो उसमें बताए भी थे कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय हैं। फिर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की इसमें समानता है, ठीक है। और भ्रातृत्व कितने प्रकार के हैं, तो इसमें जो है 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, 5, 2, 1, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार भारत के संविधान की जो उद्देशिका है आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से आपका 100% 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% बन जाएगा। सीधे सीधे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। और जिनका 6 to 8 में, आप जान लीजिए जिनका 6 to 8 में क्वालिटी सब्जेक्ट है, यकीन मानिए आप यहाँ से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। देख लीजिएगा आप जब एग्जाम आप देने बैठेंगे, 4 क्वेश्चन जो है उद्देशिका से, प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रस्तावना से बनते हैं। अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आप वो क्वेश्चन सारे के सारे बना लेंगे। एक बार हमारे साथ प्रस्तावना को दोहरा लीजिए। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी यहाँ से क्वेश्चन देखिए बना भी था, ठीक है। और भारतीय संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट है कि 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अव्यक्त, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, 2 समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और 1 भ्रातृत्व बंधुत्व का वर्णन है। ये जो है प्रमुख संविधान की प्रस्तावना थी। अगर आप इसे याद कर लेते हैं और जो है याद रखिएगा, ये एक क्लास आपकी ऐसी क्लास है जिसे करने के बाद ना आपको क्वालिटी में कहीं से कोई भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ये मेरा दावा है। आप एक बार पूरी क्लास कंप्लीट हो जाने दीजिए। क्वालिटी का एक क्वेश्चन अगर आप 40 में जो है लगभग आप 36 क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये मेरा वादा है। 2-4 क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनते हैं, बट 36-37 क्वेश्चन आप हम इसमें 100% कर लेंगे, आप अगर पूरी क्लास कंटिन्यू करते हैं तो। देखिए एग्जाम के पहले डेली हम एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर जितने टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। आप जो है क्लास को कंटिन्यू और अच्छे से जरूर पढ़िएगा। अब देखिए आपने कवर कर लिया, एक बार प्रस्तावना को आपने पढ़ लिया। अब जितने भी प्रस्तावना से क्वेश्चन बनेंगे आपको सेम टू सेम सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, बट आपको 1 मिनट में आ जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? अभी आपको बताया 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आ गया देखिए यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, बट आपको तुरंत आ गया क्योंकि आपने प्रस्तावना भी पढ़ ली है। फिर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भी देखिए आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक न्याय नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी तुरंत बन गया, यूपी लोअर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। डी ऑप्शन है सर, इसमें भी राइट हो जाएगा। देखिए आपने एक बार प्रस्तावना पढ़ा और सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य में सन्निविष्ट नहीं है? ये जो है विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अभिव्यक्ति और विश्वास तीनों है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में इसमें लागू हुए थे, ये गलत है। 1977 उक्त शब्द 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये भी आपका सही, ये सही है आपका, वो गलत था बट ये सही है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42 जो है शब्दों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, उक्त शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और ये अधिनियम 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, एकदम सही है ये, ठीक है, और यही इसका राइट हो जाएगा। अभी आपने जो है प्रस्तावना सही से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यही जो है एकदम सीक्वेंस इसका सही है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहले ये आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, ये प्रजातंत्रात्मक, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी आ जाएगा यहाँ पे, फिर दूसरे नंबर पे फिर आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य या प्रजातांत्रिक बनाने के लिए, तो इसमें चौथा नंबर पे ये हो जाएगा। तो सी ए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर 1949 को अधिकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे।
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो इसमें जो है 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे, आपको यही याद रखना है। इसमें जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सब जो है बाद में जोड़े गए थे। 1, 2, 3। गणराज्य उसमें पहले से था, तो 1, 2, 3 इसका राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? उस समय थी संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में, देखिए ये 1976 में जोड़ा गया है, याद रखिएगा 3 शब्द। तो उस समय जो है कौन सा शब्द नहीं था? अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको बताया ही है। तो ये जो है अखंडता इसमें शामिल नहीं था। बंधुत्व, समानता और संप्रभु, तीनों शब्द जुड़े हुए थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम विविध से क्वेश्चन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक, स्वतंत्र, संघात्मक। तो इसमें अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार जो है कहाँ की? ये अमेरिका की सरकार है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा इसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अतः स्पष्ट है कि संसदीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, आपको जस्ट बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, फिर राष्ट्रमंडल के सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत एक राष्ट्रमंडल सदस्य है, सही है, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाए, ये कहीं पे वर्णित नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा गलत है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो आपको बताया बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यह प्रस्तुत किया था कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने बेरुआरी यूनियन 1960 वाद में मत व्यक्त किया था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभी निर्धारित किया कि उद्देश्य का संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में भी उद्देश्य को संविधान का भाग माना गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आपको क्लास सच में पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी मित्रों को जो है बोलिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इतनी बेहतरीन क्लास अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। आपको कैसी लग रही है ये तो आपके अकॉर्डिंग, आप कैसा सोचते हैं क्लास के बारे में वैसे मालूम चले, आपको मालूम है, बट हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। और मेरा पूरा मानना है कि अगर आप क्लास अच्छे से करके जाते हैं तो क्वालिटी में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे एक भी क्लास ना पे इसके पहले किए हो, अगर आप यहाँ से क्लास करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और ये जो क्लास है 1 to 5, 6 to 8 और 11, 12 तक सबके लिए कंप्लीट क्लास है। कोई भी ये मत सोचे कि ये हमारे में नहीं आएगा। सबसे देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन भी है, मॉडरेट भी है, मतलब मिक्स क्वेश्चन है और सारे के सारे बहुत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए कंटिन्यू क्लास को लास्ट तक देखिएगा। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो है बेरुबारी में ये जो है बताया था। बेरुबारी केस 1960 में आया था। इसके बाद 1993 में बोला 1993 में जो है बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया कि जो है संविधान जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। ठीक है, और 1960 के बेरुबारी केस में जो है बोले थे कि ये नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों आप सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती है आपके क्लास के लिए, और वहां पे तो सारी क्लास का लिंक भी शेयर किया जाता है, और जितनी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वहां पे जानकारी है अपडेट हो जाती है। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो है ये उद्देशिका, भारत की जो प्रियम्बल है, उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा, राजनीतिक जन्मपत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, इसको संविधान की आत्मा कहा था, ये भी आप याद रखें। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान की प्रस्तावना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 29, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में अनेक धर्म है, ये इसका भाव नहीं व्यक्त करता। भारत में राज्य कोई भी धर्म नहीं होगा, या कोई भी धर्म नहीं है धर्मनिरपेक्ष, इसी को बोलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, और यही जो है धर्मनिरपेक्ष का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? अभी बताया था के एम मुंशी। के एम मुंशी ने जो है ये संविधान को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, या राजनीतिक जनपत्री कहा है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ये जो है मूलभूत ढांचे की बात करेंगे तो जो है ये इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन नन ऑफ द स्टेट, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो मामला था उसमें जो है मूल ढांचे की बात की गई है। ठीक है, मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की थी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में निम्नलिखित में से किस वाद में स्वीकार किया गया है? कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है। ए.के. गोपालनवाद, केशवानंद भारतीवाद, गोकुलनाथ मिनर्वा मिल्सवाद, ये केशवानंद भारतीवाद 1973 का जो केरल राज्य का मामला है उसमें इसको किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा, गणतंत्रीय जो अवधारणा से संबंधित इनमें से कौन सा एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, यह है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, यह भी सही है। इसमें सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, यह गलत है। गणतंत्र फिर रह ही नहीं गया, अगर आप एक ही व्यक्ति के पास राजा रहे, पूरी शक्ति रहेगी तो वो फिर गणतंत्र हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, यह भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट, जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एकदम सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है, और भारत का अपना एक संविधान है इसलिए तो ये लोकतांत्रिक देश ही है। ठीक है, इसका जो लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होता कि अगर भारत का एक, देखिए और भी बहुत सारे देश हैं जहां उनका खुद का संविधान है, लेकिन संविधान होने से कोई भी देश लोकतंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक ये सही है, दोनों कथन सही है, बट इसकी व्याख्या सही नहीं करता है, भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक है। फिर भारत एक संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये जो है सभी सही है, इसके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4। संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है। ठीक है, उद्देश्य और नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट होता है कि भारत एक जो है कल्याणकारी राज्य है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वह मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से व्यक्त होता है।
अतः भारतीय संविधान तथा संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को संविधान की प्रस्तावना प्रतिबिंब करती है और साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में तीनों में की गई है। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य है उनको संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन कल्याणकारी राज्य सही है ये, समाजवादी राज्य भी है, राजनीतिक समानता भी है, साम्यवादी राज्य ये नहीं है। साम्यवादी राज्य कहाँ का है, तो ये जो है चीन में है, भारत में नहीं है अपने, ये चीन में है। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्यों में। तो ये जो है प्रीएम्बल उद्देशिका में जो है प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। तो भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। आप सभी को पता है भारत और इंडिया दो शब्दों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। असमान लोगों के लिए सही है, फिर समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर तो दोनों है, दोनों सही है और इसके सही व्याख्या भी है। देखिए, समान लोगों में विधि समान होगी और असमान लोगों में असमान होगी और समान रूप से प्रसारित भी की जाएगी, ये भी सही है। तो एक दूसरे की सही व्याख्या भी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण आर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अक्षम लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 16(4) में इसका उल्लेख भी है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, किंतु इसका तात्पर्य अक्षरशः समानता नहीं है बल्कि समान स्तर के लोगों के साथ समान व्यवहार है। इसलिए समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। और आपके लिए जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है। जनता, संविधान, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, मतलब संसद या राष्ट्रपति। इसका आंसर आप लोगों को देना है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को सच में एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी मित्रों को बोलिए कि सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की सभी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपको एक कोटेशन याद होगा, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिनके मतलब रास्ते में मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, उन्हीं के सफलता कदम चूमती है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि हमने 2 पढ़ा और फिर नहीं हो पाया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।